देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो देश में 2,739 केस सामने आए हैं और 1038 लोगों की जान चली गई है। आपको हम बता दें कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुल केस 1,40,05,64 हो गए हैं। देश में अब एक्टिव केस आज की तारीख में 14,71,877 हो गए हैं। हर दिन केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार केस बढ़ रहे हैं और उधर सिस्टम इलाज के मामले में दम तोड़ रहा है। आपको बता दें कि नए केस 2 लाख के पार हो गए हैं और 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश वायरस के कहर से करा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि कोरोना से आखिर देश कैसे लड़े। 24 घंटे में देखिए क्या आंकड़े हैं। 1038 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है महज 24 घंटे में और लगातार कुल केस 1,40,74,564 केस सामने आए हैं। 14,71,877 एक्टिव केस हैं। 1,73,123 कुल मौत का आंकड़ा है। एक नया वायरस जो 1.25 साल पहले देश और दुनिया के सामने आया, उससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क को ठीक से पहनना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और भीड़ के इलाकों से बचना। अब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात मैं नहीं करता, लेकिन जहां कहीं भी ये सारे नियमों को पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वो खतरनाक है। इसलिए जितना जल्दी हम अपने आप को वापस कोविड अनुरूप व्यवहार की ओर लेकर आएंगे, उतने ही जल्दी ये बढ़ते हुए केसेस कोविड के, इनको कम करने में हमें सफलता मिलेगी। और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ मुस्तफा शेख जुड़ रहे हैं और कुमार कुणाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। सबसे पहले मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे, मिनी लॉकडाउन मुंबई में लागू हो चुका है, क्या तस्वीरें, क्या लोग वहां पर मिनी लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मुंबई के परेड इलाके में मौजूद है। जो ब्रेक द चेन लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन की आपने बात की, तो उसमें नॉन एसेंशियल दुकानें हैं जिसे बंद रखना है। तो इस वक्त अगर आप शॉप्स को देखेंगे तो ये दुकानें जो हमारे पीछे हैं, इन्हें बंद रखा गया है। ये ज्वेलरीज की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लेकिन क्योंकि रोजी कमानी है किसी न किसी जरिए से, इसलिए जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और दुकानों से ऑनलाइन मंगाइए। तो इससे जितनी भी दुकानें आपको यहाँ पर बंद दिखेगी, उनके बाहर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं ताकि लोग कॉल करके ऑनलाइन के जरिए चीजें मंगा जा सके, इसलिए रोजगार पर फर्क ना पड़े। फिलहाल पुलिस जो है वो इतना स्ट्रिक्टली इस लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करते हुए नहीं दिख रही है। हम दादर मार्केट भी गए थे, वहां पर गर्दी मिली है, हालांकि वो असेंशियल सर्विसेज में आता है, लेकिन फिर भी असेंशियल सर्विस में भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना पड़ेगा। फिलहाल आदेश यही लग रहा है कि इतनी स्ट्रिक्टली लोगों को फोर्स ना किया जाए। लोग अगर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं है, तो इस पूरी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए आसानी होगी। बिल्कुल, चलते हैं हम कुमार कुणाल के पास। कुणाल, अभी थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है एलजी से मुलाकात करने वाले हैं, बैठक होने वाले हैं। कितना अहम ये बैठक और मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं आज की बैठक के? वो दुकान खोलने लो, टेंशन नहीं है। श्वेता, काफी अहम बैठक है। बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कल जो मामले आए हैं दिल्ली के भीतर, वो 17,282 मामले हैं, जो कि सिर्फ दिल्ली का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि देश में किसी शहर में इससे पहले इतने ज्यादा मामले नहीं आए थे। और इसी वजह से ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, दोनों जो टॉप दिल्ली के आप कहिए जो प्रशासक हैं, उनके बीच में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों बैठ करके कुछ न कुछ अहम फैसला लेंगे। इस बीच में जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, उन्होंने भी अधिकारियों की बैठक बुलाई है, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और आला अधिकारियों की। और इन बैठकों के बाद जो भी नतीजा निकलेगा,
1 बजे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें कुछ अहम जानकारी देंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी। क्योंकि दिल्ली की चिंता यह है कि बेड अगर सरकार दावा करती है बढ़ाने का तो उससे कहीं ज्यादा संख्या बढ़ जा रही है। तो क्या वो जो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए बिस्तर की संख्या बढ़ने में और जो पॉजिटिव केसेज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें, वो शायद मुश्किल होता दिखता चला जा रहा है। और इसीलिए आज बैठकों का अहम दौर और उससे कुछ महत्वपूर्ण फैसले निकलने को कुणाल और मुस्तफा, आप दोनों हमारे साथ बने रहे आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन उस बीच आपको बता दें कि दिल्ली का हाल बेहाल है। दिल्ली में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में कल कोरोना के 17,282 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में दिल्ली में इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में कल कोरोना से 104 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 30 नवंबर के बाद एक दिन में मौत का सबसे बड़ा यह आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में संक्रमण की दर करीब 16% तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल इससे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का दावा है कि मरीज बेशक बढ़े हैं लेकिन दिल्ली में इंतजाम पर्याप्त है। अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे। अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी शहर में आज तक जितने टेस्ट हम कर रहे हैं आज तक नहीं किया गया है। दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कल भी 1,02,000 टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट भी दिल्ली में किसी भी शहर के हिसाब से 2 गुने से भी ज्यादा, 10-10 गुने तक भी मान सकते हैं आप किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट। देखो हम बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। जो भी कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सबके सामने कर रहे हैं, सबको बता के कर रहे हैं। टेस्टिंग 1 लाख से ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से 70% RT-PCR। और आपको बता दें कि अगर दिल्ली की हम बात करें और उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसा ही हाल है। उत्तर प्रदेश के भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर को आसानी से संभालने वाले उत्तर प्रदेश में इस बार कोरोना का संक्रमण बेकाबू नजर आ रहा है। देश में रोजाना आने वाले नए केस में कल यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दिन में 20,000 केस सामने आए हैं। और ये देखिए 68 हो गया है यहां पर मौत का आंकड़ा। 24 घंटे, महज 24 घंटे में देखिए क्या स्थिति है। 20,510 नए केस सामने आए हैं। 68 हो गया है मौत का आंकड़ा। 36 जिलों में 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं खास करके। और इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है कि राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार करे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ भी। और इस बीच लगातार राज्य का जो हाल है वो भी आपको दिखा रहे। देखिए 13 अप्रैल को केसेस कितने थे? 17,963 केस थे। 85 लोगों की मौत हुई थी। 14 अप्रैल का आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, 20,510 केसेस सामने आए थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हाल जो है लोगों का बेहाल है। कई जगह से ये खबरें आ रही है कि जो अधिकारी है, मेडिकल स्टाफ जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कई जगह एम्बुलेंस की किल्लत है, कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत की कमी आ रही है, कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेड की कमी है। तो तमाम तरह की मुश्किलें, परेशानियां, दुश्वारियां मरीजों को यहां झेलने को मिल रही हैं। दूसरी लहर, ये वैश्विक महामारी की जो दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में आई है, ये वास्तव में हम सबके लिए चिंतनीय है और हम इसे पूरी शिद्दत के साथ इससे निपटने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में बचाव पक्ष से लेकर टेस्टिंग से लेकर और इलाज तक हर कदम के ऊपर, हर स्तर पर हम पूरी सतर्कता के साथ निगाह बनाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हर हालत में इसके फैलाव को रोका जाए और जो भी लोग संक्रमित हुए हैं उनको बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारा लगातार इस बात का प्रयास है कि हम बेड्स बढ़ाएं। देश में जो अलग अलग जिले हैं उनमें हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनको हर जिले की स्थिति का आकलन करने का, वहाँ के जिला प्रशासन से और अन्य लोगों से, जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। जनता से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि अपनी जो सुरक्षा है उसके प्रति चिंतित होना उनके स्वयं का कार्य है कि हम कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। ये व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। शासन और प्रशासन एक सहायक के रूप में काम कर रहा है।
तो एक तरफ आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव आज से ही शुरुआत इसकी हो गई है। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं खुद जो गृह जिला है गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का, वहां भी आज चुनाव हो रहे हैं। अयोध्या, बाराबंकी, रामपुर, सहारनपुर, महोबा, इन जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई जगह तो लोगों ने मास्क पहना हुआ है कोविड के मद्देनजर, लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पुलिसकर्मी तैनात तो हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का हाल भी बेहाल है, वहां की भी तस्वीरें और आंकड़े आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहां भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, नए केस 9,729 नए केस पिछले महज 24 घंटे में इतने केसेस सामने आ चुके हैं। 51 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 21.7% पॉजिटिविटी रेट है। यहां पर भी कई कड़े नियम कानून कायदे लगाए गए हैं, कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद केसेस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेड उपलब्ध हो रहे हैं। कुछ बड़ी जो सिटी हैं वहाँ जहाँ ओवरलोड है वहाँ पर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने आरक्षण किया है। अगर उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ रही है तो दूसरी स्थान जो भी गवर्नमेंट प्लेस है या कोई प्राइवेट प्लेस है वहाँ पर भी हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार के की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसमें वैक्सीन हम लोग मांग रहे हैं और हम लोगों को उपलब्ध भी हो रही है, उसको हम लोग लगा भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे गुजरात की, जहां पर मुंबई के बाद सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, रजिस्टर हुए हैं, जिसमें अहमदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस वहां सामने आए हैं। आपको हम आंकड़े दिखाते हैं गुजरात की कि गुजरात में किस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यहां पर भी लोग परेशान हैं और ये आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे में 7,410 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर मौत का आंकड़ा 73 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की जान चली गई है। यहां पर भी सरकार पर, उनकी व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। 29,250 एक्टिव केस यहां पर सामने आए हैं। हमारे संवाददाता गोपी घांगर की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज दर्ज किए गए, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मरीजों में से एक है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की सबसे बड़ी 1200 बेड कोविड अस्पताल पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेशेंट है उनको लाना लगातार यहाँ पे जारी है। जो पेशेंट है वो आ रहे हैं। अब एम्बुलेंस की जो लाइनें हैं वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लाचार है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, और अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो करीब 45,000 के आसपास गुजरात में एक्टिव केस है। तो वैसे में अगर बेड की बात की जाए तो बेड को लेकर भी जो इंतजाम है, अब प्राइवेट अस्पताल के 50% जितने जो बेड्स है उसको प्रशासन के जरिए कोविड के लिए ले लिए गए हैं। वैसे में अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो भी लगातार बढ़ गई है। जो पिछले 15 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन रिफिल है उसे किया जा रहा है, और पिछले करीब 15 दिनों के अंदर ही जो इसकी डिमांड है ऑक्सीजन की वो 400 मैट्रिक टन से ज्यादा हो चुकी है। वैसे में जो अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी ये डिमांड की है कि जो जितना भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारा हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रिजर्व रखा जाए। हालांकि सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग मिलेगी, और कैबिनेट मीटिंग में क्या 10वीं के इम्तिहान यानी गुजरात बोर्ड के 10वीं के इम्तिहान होंगे या नहीं, उस पर भी फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच तेजी से पैर पसारता कोरोना आज कांग्रेस उम्मीदवार के मौत की वजह बन गया है। जी हां, मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई है। उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और ये किसी उम्मीदवार की मौत का पहला मामला है। जहां तक पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर दुगनी स्पीड से मामला जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी चुनावी रैली में किसी तरह की किसी पार्टी ने कमी की हो। और इस बीच अपने आप में यह पहला मामला सामने आया है जब किसी उम्मीदवार की मौत हो गई हो। आपको बता दें कि रिजाउल हक, जो कि मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे,
आज सुबह उनकी मौत हो गई। कोरोना से उनकी मौत हुई है और अपने आप में यह पहला मामला है और इसी वजह से चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा है। प्रेमा राजाराम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमा, आपसे जानना चाहेंगे कि अपने आप में दुगनी स्पीड से, जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं प्रेमा कि दुगनी स्पीड से पश्चिम बंगाल में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना रैलियों पर रोक, ना किसी प्रचार पर रोक है और उसका नतीजा ये कि आज उम्मीदवार की मौत हो गई। आज एक कांग्रेस के उम्मीदवार की मौत हुई है और अब चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर अभी एक राजनीतिक सर्वदल राजनीतिक बैठक बुलाया है फ्राइडे को और यहाँ पे देखा जाएगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि अभी बंगाल में 4 चरण के चुनाव अभी भी बाकी है और कैंपेनिंग भी बाकी है। और हम, जैसे आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि रैलीज और जनसभा में काफी नेता और जो सपोर्टर्स है, भले वो टीएमसी के हो या बीजेपी या सीपीआईएम या कांग्रेस, वहां पे देखा जाए कि काफी लोग मास्क बिना वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। नेता भी मास्क बिना कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों से के साथ जुड़ने की कोशिश में है और उनके पहचान बनाने की कोशिश में है। और लेकिन वो सपोर्टर्स भी जो वहां पे मौजूद है वो भी मास्क बिना वहां पे मौजूद है, तो वो काफी चिंतक की बात है और इसको लेके कल बैठक है 5 बजे। इसके अलावा जो जाना जा रहा है कि जो 4 चरण के चुनाव है, अगर ये बैठक के बाद जो नतीजा निकलेगा वो देखा जाएगा कि 4 चरण के चुनाव को लेके कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं, वो हमको देखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमा तमाम जानकारी के लिए। लोग रहेंगे तो सियासत भी होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह बात समझने को कोई भी तैयार नहीं है। रैलियां हो, रोड शो हो या फिर कुछ और, हर पार्टी, हर नेता मानो पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे को भूल चुका है। 5 अप्रैल से राज्य में कोरोना 130% की रफ्तार से फैल रहा है, जो कि देश से दुगनी है। हालात और ना बिगड़े, इसके लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। जिलाधिकारियों को यह कहना पड़ा है कि कोरोना के नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी दरअसल उनकी है। पश्चिम बंगाल की रैलियों को देखकर, वहां हो रहे रोड शो को देखकर सारा देश दंग है। चुनाव के नाम पर रैलियों में कोरोना के हर नियमों को रौंदा जा रहा है। नियमों के खुलेआम हो रहे इसी उल्लंघन पर अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों से कहा है कि सभी जिलों में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। लिहाजा वो रैलियों और रोड शो में कोरोना की स्थिति पर नजर रखें। अगर उन्हें जरूरी लगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए धारा 144 भी लागू करने से ना चूके। अदालत ने सभी राजनीतिक आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य बताते हुए सभी जगह सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पश्चिम बंगाल की रैलियों में न 2 गज की दूरी है, न रैलियों में आने वाले लोगों के चेहरे पर मास्क। धीरे धीरे ही सही ये लापरवाही अपना रंग दिखाने लगी। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,817 नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई है। अकेले कोलकाता में कोरोना के 1271 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता के बाद नॉर्थ 24 परगना में सबसे ज्यादा 1134 केस मिले हैं। चिंता की बात यह है कि 5 अप्रैल के बाद से राज्य में कोरोना के मामले 130% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो देश से दोगुनी है। कोरोना का मुकाबला करने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। अस्पताल से शमशान तक अफरा तफरी है, जो बंगाल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं चुनावी रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कल कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न 2 गज की दूरी, न मास्क, न सैनिटाइजेशन का नामो निशान।
बंगाल के चुनावी घमासान में कोरोना से बचाव के नियमों की खुलेआम धज्जियां उन दिग्गजों के सामने उड़ती रहीं, जिन पर कोरोना पर लगाम लगाकर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। इन रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखकर ये हैरानी हो रही थी कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि 14 अप्रैल को जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक बंगाल में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद सत्ता की लड़ाई में ये नेता अपनी जिम्मेदारी ताक पर रख चुके थे। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और कोरोना नियमों के सख्ती से पालन की कड़ी हिदायत दी। इस हिदायत के बाद चुनाव आयोग की नींद खुली और उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये बैठक कोलकाता में बुलाई है। सभी दलों से बैठक में सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी बचे 4 दौर में सामाजिक दूरी और कोरोना के प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन और स्वास्थ्य सचिव NS निगम बैठक में मौजूद रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस दिन 2 PLI पर सुनवाई के बाद कोरोना नियमों के पालन का आदेश दिया, उसके अगले ही दिन इसकी धज्जियां उड़ती दिखीं। जया बच्चन ममता सरकार में मंत्री और विधान नगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस के लिए रोड शो कर रही थी। जया बच्चन ने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन सुजीत बोस का मास्क पूरे रोड शो में नीचे ही रहा। वहीं उनके साथ चल रहे कई लोगों ने तो मास्क नहीं पहन रखा था। ये तो तब हो रहा था जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो बंगाल में भी स्थिति भयावह हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल में रैली की है, जहां उन्होंने राहुल की पहली रैली को लेकर तंज कसा है। स्मृति ईरानी से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। आज बंगाल को लेकर 5वें चरण का मतदान को लेकर आप कैंपेन करने आई हैं, क्या उम्मीद करती हैं बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा पहले से ही किया कि हम 200 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम बंगाल की उन्नति, प्रगति और महिला की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि एक सुनामी सी आई है विकास के संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और बंगाल की जनता एक एक जो हमारा फेज गया है उसमें उमड़ कर आ रही है पोलिंग बूथ पर अशोल परिवर्तन के लिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं आप बांटने की राजनीति करते हैं, आप जो है पोलराइज कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करें ममता बनर्जी, जय श्री राम के नारे का उल्लंघन करें अथवा उसके प्रति घृणा व्यक्त करें ममता बनर्जी, माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन ना होने दे ममता बनर्जी, सरस्वती पूजा रोके ममता बनर्जी, और हम कम्युनल हैं, इसका मतलब हिंदुओं का अपमान करना ही क्या ममता बनर्जी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा है? एक सवाल यह है कि ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 सीट से ज्यादा जीती तो वो राजनीति के अंदर मैनेजमेंट पहले कह रहे थे कि बीजेपी के बूथ में ही कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। अब हाल फिलहाल में इंटरनेट पे उनका अपना वक्तव्य है पत्रकारों के बीच में कि हाँ भाई हर बूथ पर बीजेपी का नेता भी है, कार्यकर्ता भी है और मोदी का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव भी है। तो प्रशांत किशोर की किस बात को माने हम?